दोस्तों आज खत्म होती है मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग 2024 की। पर इससे पहले एक 10 सेकंड का अनाउंसमेंट सुन लो। हमारी कोचिंग जो है, ट्रेनिंग जो है, इस टाइम पे सस्ती हो चुकी है दोबारा, क्योंकि ओलंपिया चल रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर डिसाइड करा है 10% ऑफ देने का, यानी कि जो 5000 की कोचिंग है अभी आपको स्ट्रेट वो पड़ेगी 4500 रुपये की। और ये सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर वैलिड रहेगा। ओलंपिया का स्पेशल ऑफर है और कोचिंग हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है पहले से ही। रिजल्ट्स आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज ओलंपिया टाइम है। रिजल्ट्स आपको आने वाली वीडियोस में बहुत तगड़े वाले दिखाने वाला हूँ। तो ये है ऑफर, लेना चाहो हमें डीएम कर सकते हो, आपको आईडी दिख रही होगी, और अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हो इस किफायती ऑफर 4500 रुपये वाले के साथ। दोस्तों आज खत्म हुआ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग 2024 का मिस्टर ओलंपिया, और आज हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। यार सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोल दूं, आज के बाद कभी भी ओलंपिया वालों की तारीफ नहीं करूंगा। कल मैंने थोड़ी सी तारीफ करी कि लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी हल्की सी बेटर हुई है, बस उतना ही मुझे कहना था। और आज इन्होंने एक्चुअली में सब खराब कर दिया। इतनी बुरी लाइटिंग, इतनी खराब लाइव स्ट्रीमिंग, सीरियसली यार सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। कोई एथलीट पता ही नहीं लग रहा कौन कैसी कंडीशनिंग में आया है। इतनी गंदी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती यार। इससे अच्छी तो पिछले साल की थी। मतलब ये लोग खुद अपना ऐसे स्टैंडर्ड गिराते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, 2024 के हम ईयर में चल रहे हैं, ऐसा लगता है 2014 वाली ओलंपिया लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा अच्छी थी, जो एक्चुअली में अच्छी थी। हर चीज़ आज बेहतर होती जा रही है, पर जेक वुड की टेक्नोलॉजी रिवर्स में जा रही है। इन्होंने बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस देने की कसम खा रखी है। पूरा जोर लगा रखा है कि जितना गंदा एक्सपीरियंस ऑडियंस को दे सकता हूँ, पूरी दुनिया में बैठी हुई ऑडियंस को दे सकता हूँ, पूरी कोशिश शिद्दत से मेहनत करूंगा, उतनी गंदी एक्सपीरियंस, इतना गंदा लाइव स्ट्रीमिंग देने की कोशिश करूंगा। क्या ये लोग बिल्कुल नहीं देखते अपने काम को? क्या ये लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं उस फीडबैक को जो ऑडियंस इनको देती है? क्या बिल्कुल कान बंद करके रखते हैं कि सिर्फ कमाई करनी है, सिर्फ बिजनेस चलाना है, लेकिन उस बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट्स का भी स्कोप हो सकता है? सीरियसली ये गलत, ये बिल्कुल रॉन्ग है। खैर यहाँ पर क्वालिटी भले कितनी मर्जी गंदी हो, एथलीट्स की तारीफ हम करते हुए नहीं थकेंगे आज इस वीडियो में। कुछ चीज़ें आपको मेरी तरफ से भले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही हो, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखता हूँ ताकि आपको क्लियर परसेप्शन मिले। मैं लीपापोती नहीं करता हूँ। एथलीट्स अच्छे आएंगे तो उनकी बिल्कुल तारीफ होगी, क्वालिटी खराब होगी लाइव स्ट्रीमिंग की तो उसकी बिल्कुल बुराई होगी। हम एक एक करके बात करते हैं कैसे सारे एथलीट्स दिख रहे थे। यहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है, एंट्री मारते हैं सबसे पहले हार्डी शूपन। तो हार्डी शूपन यहाँ पर जैसे कि क्लेम कर रहे थे कि मैं आऊँगा ड्राई एज डेजर्ट, वो एक्चुअल में देखने के लिए मिला। हार्डी जैसी स्टेज पर आए, सीरियसली आग लगा दी अपनी फिजिक से। भाई फोटोज से पता लगेगा, लाइव स्ट्रीमिंग से कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। फोटोज जब देखी पता लगा ये एथलीट क्या क्या करके आया है। चेस्ट के अंदर फुलनेस पहले से ज़्यादा और स्ट्राइशंस और भी ज़्यादा। पूरी बॉडी टॉप टू बॉटम स्ट्राइटेड थी, हर जगह क्रॉस स्ट्राइशंस, फाइबर्स ही फाइबर्स। बैक भी इस बार हार्डी की इंप्रूव हो गई और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आए। भाई क्या टाइटनेस थी, खा रहा था ये एथलीट, ऐसा लग रहा है कि अकेले ही जीत जाएगा ओलंपिया, उस लेवल की फिजिक। इनके बाद आते हैं राफेल ब्रांडियो। राफेल आए फुल एज बैलून, और उस बैलून को किसी ने कंक्रीट से भर दिया हो। ये थी इनकी हार्डनेस। एक एक पोज में खतरनाक दिख रहे थे, पहले से भी ज्यादा टाइटर और डेंसर राफेल थे। एक्चुअल में जो इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करे, पता लग रहा था कि ये एथलीट कहीं से भी अब वीक नहीं रहा। और बैक तो क्या डेवलप किया है इन्होंने, मास बहुत ऐड कर लिया है इन्होंने अपनी बैक के अंदर। राफेल ने सीरियस इंप्रूवमेंट्स करे इस साल और एकदम ऑन पॉइंट कंडीशनिंग के साथ उतरे इस साल के ओलंपिया स्टेज पे। इनके बाद तीसरे एथलीट यहाँ पर उतरते हैं हंटर लब्राडा। हंटर भी अपनी फुल टाइट लुक के अंदर आए। हंटर ने जब मोस्ट मस्कुलर हिट किया, भाई अलग अलग मसल्स दिख रही थी, अलग अलग ही उनका साइज चला गया था। इतना ज़्यादा साइज लग रहा था, जैसे राफेल ने मोस्ट मस्कुलर में काफ़ी ज़्यादा साइज इंक्रीज कर लिया ना, ऐसी हंटर का मोस्ट मस्कुलर भी बहुत तगड़ा दिख रहा था। और हंटर तो एंड आते आते और ज़्यादा खतरनाक हो गए। जैसे कॉल आउट्स में जब ये कंपीट करने उतरे तो और ज़्यादा हंटर लब्राडा की फिजिक फटने लग गई। साइज इतना ज़्यादा, लेकिन उसके साथ में परफेक्ट पीक जिसको हिट करना कहते हैं, हंटर लब्राडा ने वो करी और हंटर की बैक मासिवली इंप्रूव हुई है। इनके बाद आते हैं जॉन जेविट। जॉन जेविट एक 212 कंपेटिटर रह चुके हैं, इस साल ओपन में उतरते हैं और जॉन भी एकदम शेप में दिखाई दिए। जॉन की फिजिक में सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी फिजिक में एक हार्डनेस दिखती है। इनकी फिजिक में ना एक सॉलिडनेस है, जैसे क्वाड्स के अंदर आपको सेपरेशन लगेगा सॉलिड। इनकी फिजिक पतले फेशिया वाली नहीं है, बट हार्ड फिजिक इनकी है। और फाइबर्स दिखते हैं, जैसे चेस्ट में फाइबर्स दिखेंगे, ग्ल्यूट्स में, हैमस्ट्रिंग्स में फाइबर दिखेंगे। ये फाइबर वाली बॉडी लाते हैं, बस थोड़े से और कंप्लीट हो जाएंगे अगले साल। यही जॉन जेविट बहुत तगड़े दिखेंगे, थोड़ी और इनमें अगर मसल फुलनेस आ जाएगी तो। अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हर कोई शेप में दिखाई दे रहा था, पर लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी और बदतर होती चली जा रही थी। इसके बाद हमें दिखाई देते हैं जॉन डेलारोसा। यहाँ पर जॉन ने भी अपनी फिजिक अभी कुछ टाइम पहले ही डाली थी, मतलब एक दिन पहले ही लगभग, और जॉन एकदम टाइट दिख रहे थे अपने अपडेट्स में। लेकिन यहाँ पर जॉन एक्चुअली में हार्ड दिखाई दिए।
डेला रोसा की फिजिक में भी ऐसे देख के लगता है कि इनकी स्किन ना थोड़ी मोटी है, जैसे कि मान लो टाइट फेशिया नहीं होता है, तो इसलिए वो मसल खुल के फुलनेस नहीं दिखा पाती, वो 3D-नेस उतनी नहीं आ पाती है। ऑल्दो ये भी शेप में थे, हालांकि लगेगा नहीं शायद आपको, क्योंकि लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी भाई, लाइव स्ट्रीमिंग भी खराब थी तो लाइटिंग भी बहुत खराब थी। इसीलिए इनके चेस्ट के अंदर आप फाइबर्स देखोगे और इनके लेग्स के अंदर अगर आप स्वीप्स देखोगे तब आपको पता लगेगा कि एथलीट भी शेप में था। तो इनकी फिजिक डिसेंट थी। यहाँ पर आखिरकार आते हैं ब्रैंडन करी इनके बाद में, और करी तो भाई अपना 2020 का लुक लेकर के आ गए, क्योंकि उस टाइम पे वो बिल्कुल बाल्ड थे। इस बार भी करी बिल्कुल बाल्ड आए, और कहीं ना कहीं करी ने भी एक्सेप्शनली ठीक कंडीशनिंग हिट करी है। इनके लेग्स में सेपरेशन देख के आपको पता लगेगा, चेस्ट के अंदर भी फाइबर्स देख के पता लगेगा, ये इसी लेवल की कंडीशनिंग पे अमूमन आते हैं। तो इन्होंने कोई बहुत तगड़ी क्रिस्पीनेस हिट नहीं करी, ये हमेशा श्रेडिड नहीं आते हैं, पर ये ऐसे ही आते हैं साल भर साल, तो करी कुछ खराब नहीं आए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इनकी बॉडी में फ्लॉज क्या आने लग गए हैं। इनकी बैक छोटी हो गई है, ठीक है, उसमें साइज अब उतना नहीं रहा इनके लैट्स के अंदर, और आप बैक डबल बाइसेप करते हुए देखो तो आपको उनके ट्राइसेप्स भी छोटे दिखेंगे, तो डेफिनेटली साइज कम हुआ है। और करी ने प्रेप भी बहुत ही अभी बिल्कुल स्टार्ट करी थी 12-13 हफ्ते पहले ही, तो वो उतना ही साइज गेन कर सकते थे जितना कि अभी स्टेज पे लेकर आए हैं, उस हिसाब से अच्छे आए हैं। पिछले साल से मुझे लग रहा है कि ये ब्रैंडन करी थोड़े से बेहतर है शेप वाइज, लेकिन कहीं ना कहीं मसल्स लूज कर दी है। इनके छोटे लैट्स को देख करके और छोटे ट्राइसेप्स को देख करके आप समझ सकते हो। इनके बाद आते हैं भाई मार्टिन फिट्स वाटर। इस एथलीट ने ऐसा लगता है न्यूयॉर्क प्रो से लेकर के अभी तक भी इंप्रूवमेंट्स कर लिए हैं, इतने में अपने फिजिक में इंप्रूवमेंट्स कर लिए। मार्टिन का है ये डेब्यू, ओलंपिया में पहली बार उतर रहे हैं, और देखो क्या लेवल की फुलनेस है। मार्टिन की सेपरेटेड बैक आपको दिखेगी, मार्टिन के फ्रंट क्वाड्स में फेदर्स दिखेंगे आपको, और इनके ना क्वाड्स को हिट करने का तरीका भी ऐसा है कि अलग अलग क्वाड के मसल्स भी दिखाने की कोशिश करते हैं। पोजिंग बहुत अच्छे से आती है इस एथलीट को, और ये एथलीट ना कंप्लीट लग रहा है, मतलब आगे से पीछे से कोई भी ऐसा लैगिंग बॉडी पार्ट नहीं लग रहा, जो इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट चाहिए होती है हर एक एथलीट को, मिस्टर ओलंपिया बनना है तो, लेकिन अभी से ही बॉडी का एक जो साइज़ है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीटनेस जैसा लगता है, फिल हीथ टाइप लगता है। अब फिल हीथ जैसा मैंने कंपेयर कर दिया तो भाई इसमें आप थोड़ा सा मुझे गलत तरीके से शायद ले सकते हो, लेकिन मार्टिन ने खुद भी क्लेम करा था अभी से कुछ टाइम पहले कटलर पॉडकास्ट में कि मैं ना फिल हीथ जैसा दिखता हूँ कहीं कहीं पे बैक के पोजेज में भी, और कुछ मेरी बॉडी वैसी है। और फिल हीथ ने भी एक्चुअली में अभी कमेंट्री करते हुए इस वाले ओलंपिया के अंदर प्री जजिंग में कमेंट्री कर रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि मार्टिन बहुत ज़्यादा कंप्लीट बैक लेकर के आते हैं। ज़बरदस्त डेब्यू, बस साल भर साल इनकी बॉडी जैसे रिफाइनमेंट और पकड़ेगी ना, ये बैक और सेपरेटेड दिखेगी, फिजिक में सेपरेशन और ज़्यादा दिखेगा, तो बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। वैसे इस साल बहुत ऊपर चली गई है डेब्यू के अंदर ही, और वो आगे पता लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आखिर में आते हैं अकीम विलियम्स। अकीम ने यहाँ पर जैसे ही आते ही फ्रंट डबल बाइसेप हिट किया भाई, परफेक्ट फ्रंट डबल बाइसेप, क्या क्लियर वी टेपर, क्या बड़ा साइज, वो बाइसेप्स कितने ज़बरदस्त, और क्वाड्स के अंदर का सेपरेशन। ऐसा लग रहा था कि अकीम इस बार शायद थोड़े से ऑफ आ सकते, बट नहीं, जब बाकी एथलीट्स ऑन आ रहे हैं तो अकीम कैसे ऑफ आ सकते थे। अकीम ने भी भाई किल कर दिया, और साइड चेस्ट पोज में तो इन्होंने लिटरली किल किया। जब ये हिट कर रहे थे तो इनके आईटी बैंड्स, चेस्ट के अंदर वो ड्राईनेस, क्योंकि इस बार ड्राई बॉडी थी ना, चेस्ट के अंदर वो फुलनेस, शोल्डर्स के अंदर वो सेपरेशन एक एक मसल का। अकीम विलियम्स अब नेक्स्ट लेवल की मसल मैच्योरिटी हिट करना शुरू कर चुके हैं अपने इस पॉइंट ऑफ करियर पे। पहले इतने ज़्यादा अच्छे मसल में मैच्योर नहीं आते थे, अब तो भाई ज़बरदस्त क्वालिटी लेकर आते हैं। और फिर से आपको याद दिला दूं, लाइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए शायद बातें इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग ना लगे, लेकिन अगर क्वालिटी देखनी है किसी एथलीट के, उसके क्वाड्स के फेदर देखा करो, और बॉडी में वो चीज़ें भी देखा करो जो उसकी वर्स्ट है उस एथलीट की, क्या वहाँ पर कंडीशनिंग आ रही है। तो अकीम के फेदर्ड क्वाड्स, अकीम के आउटर ऑब्लिक्स अच्छे हैं, इससे पता लग रहा है कि वो कंडीशनड है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जहां अभी तक भी कोई ऑफ हमें नहीं दिखा इस प्री जजिंग के अंदर। फिर आते हैं हमारे सामने सैमसन दौदा, और सैमसन तो है भाई पोजिंग किंग। मैं सीरियसली यहाँ पर इनकी भी तारीफ करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा ध्यान बार बार जा रहा है इस लाइव स्ट्रीम क्वालिटी पे। अब तो ये ना पायरेटेड भी नहीं लग रही है, पायरेटेड क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये ऐसा लग रहा है बस थिएटर में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ करके किसी ने कोई 10 साल पुराने फोन से एक वीडियो बनाई है और डाल दी हमारे सामने लाइव स्ट्रीम करने। चलो ध्यान ना भटकाते हुए मैं मुद्दे पे आपको लेकर आता हूँ। सैमसन को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब कह रहे थे ये ऑफ लग रहे हैं, ओलंपिया में क्या ही कर पाएंगे। सैमसन ने यहाँ पे सब लोगों को गलत प्रूफ करा, आगे जाके बताऊंगा क्यों। पर सबसे पहले तो इनकी फिजिक ही देख लो कि उन्होंने अपनी फिजिक से सब लोगों को यहाँ पे गलत प्रूव करा, बिकॉज सैमसन आए एक्चुअली में बहुत अच्छी कंडीशनिंग लेकर के। बाय फार अभी तक की ये सैमसन दौदा की बेस्ट ओलंपिया कंडीशनिंग लग रही थी, बेस्ट ओलंपिया फुलनेस दिखाई दे रही थी। करेक्ट बात बोलूं, ये बेस्ट सैमसन दौदा एवर हैं।
और जबकि अभी से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कह रहे थे भाई ये बंदा ऑफ है। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सैमसन दादा की साइड इसीलिए ली थी, इवन तो हम सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको, बट मैंने तब साइड इसीलिए ली थी कि करने दो, एक बॉडी बिल्डर जानता है वो क्या अपने लिए बेहतर कर सकता है, स्टेज पे आने तो दो, क्रिटिसाइज भी कर लेंगे पर एक बार स्टेज पे तो आने दो। अब देखो स्टेज पे आए हैं तो क्रिटिसाइज करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअली में अच्छी फिजिक लेकर के आए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सैमसन दादा है पोजिंग किंग, एक टाइम लेते हैं पोज करने में, अपना एक वो दिखाते हैं बॉडी को। देखो मैं जो लेकर आया हूँ अच्छे से देखो। अब आती है बारी एंड्रयू जैक्ट की। यहाँ पर एंड्रयू जैक्ट उधर जाते हैं इनके एकदम बाद। एंड्रयू से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो इस साल के मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में ये भी आपको बोला था, अगर आपको याद हो, कि एंड्रयू जैक्ट की ना लोअर बॉडी कहीं ना कहीं अपर बॉडी से उतना मैच नहीं करती है। एक जो पूरी सिमिट्री है ना वो सैमसन दादा में ज़्यादा दिखती है टॉप टू बॉटम। ऐसा हो सकता है कि जजिस सैमसन को उनसे ऊपर रख दे। इस शो में ऐसा हुआ पर एक अलग कंडीशन के साथ। इस शो में ऐसा होता है कि एंड्रयू उस लेवल पे नहीं दिखे जैसे वो टेक्सास में दिखे थे। इवन तो एंड्रयू का कहना था कि टेक्सास मेरा वार्म अप शो था, मैं तो ओलंपिया में बहुत बेहतर दिखूंगा, पर ऐसा लग रहा था टेक्सास वाले एंड्रयू थोड़े ज़्यादा फुल थे, थोड़े ज़्यादा हार्ड थे। यहाँ पर कहीं ना एक वो फुलनेस की कमी लग रही है। इनके लेग्स को देख करके भी लग रहा है कि लेग्स बिल्कुल आपस में बराबर नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, एक लेग थोड़ा छोटा लगता है तो उसमें फुलनेस की कमी लगती है, और ऊपर की बॉडी बहुत बड़ी। तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि सैमसन दादा शायद ऐसा ना हो इनसे ऊपर निकल जाए। अब इस शो में तो ऐसा हुआ ना कि सैमसन वैसे ही अपना ऑल टाइम बेस्ट लेकर के आ गए, वहीं एंड्रयू कहीं ना कहीं लैग कर गए ऑल टाइम बेस्ट पे। ये तो नहीं है फॉर श्योर कहा जा सकता है। तो एंड्रयू की फिजिक अच्छी है, एक बड़े बॉडी बिल्डर हैं, बट स्टिल ऐसा लगता है कि 300 पाउंड्स का होते हुए भी अभी ये 300 पाउंड्स पे हैं, अभी भी इनको और मसल ऐड करने की ज़रूरत है अपने फ्रेम पे। ये इतना बड़ा फ्रेम कैरी करते हैं, ऐसे दिख रहे थे इस बार। इनके बाद आते हैं विलियम बोनैक। विलियम बोनैक के साथ क्या है ना, विलियम बोनैक भी कंडीशनड आते हैं हर साल, ये एथलीट कंडीशनड आएगा ही आएगा, लेकिन साइज़ हल्का सा कम लग रहा था। मैं आपको लेकिन सच बताऊं दोस्तों, एक दिल वाली बात, विलियम बोनैक जो अभी लास्ट अपने कॉम्पिटिशन्स में दिखाई दिए थे ना, दुबई प्रो या बाकी सब कॉम्पिटिशन्स में, उनसे बहुत ज़्यादा शाइनर मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। शाइन मार रही थी इनकी बॉडी, और शाइन मारती है जब बॉडी तो बॉडी ख़राब दिखती है। इनकी बॉडी में इस बार फाइबर्स हार्डनेस नेक्स्ट लेवल पे लग रही थी, मतलब सुपर क्वालिटी वाली मसल्स जो कहते हैं ना। शोल्डर्स देख रहे हो मोस्ट मस्कुलर करते हुए, वो ऐसा था जब प्रिंट इतना ख़राब था तब भी वो चीज़ मुझे दिख गई थी। मैंने कहा यार ये क्या क्वालिटी है, क्या डेंसिटी है। सिर्फ इनके अंदर, पूरे सारे 15 एथलीट्स में से सिर्फ इनके अंदर मुझे वो शोल्डर्स में स्ट्राइशन दिख गए जबकि ख़राब प्रिंट था, और चेस्ट दिख गई। ये चीज़ अब फोटोज़ में देख रहा हूँ तो और ज़्यादा तगड़ी दिख रही है कि इनके लेग्स भी खतरनाक थे। इनकी बॉडी हर एंगल से बहुत ही परफेक्टली पीक हुई है। देखो बोनैक ने क्या करा, इस साल ना थोड़ा सा साइज लूज करा है, उनकी बैक भी छोटी हुई है, मसल वहाँ पे कम हुई है, बैक लैट स्प्रेड करते हुए आपको दिखेगा। लेकिन बैक डबल बाइसेप करते हुए आप इस बॉडी बिल्डर को ज़रा देखो और बताओ इन ग्लूट्स को देख करके आपको क्या लगता है, क्या क्रिस्पीनेस है, क्या फाइबर्स पड़ रहे हैं। हैमस्ट्रिंग्स भी ज़बरदस्त है। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था, विलियम बोनैक की बॉडी में ना एक फ्लॉ नहीं आया है। फ्लॉ आना होता है कि कोई मसल बिल्कुल ही छोटी हो गई, या कंडीशनिंग खराब हो गई, या मसल्स के अंदर वो रिफ्रेशिंग लुक चला गया। ये तो फ्रेश लग रहा है बॉडी बिल्डर, ये तो लग रहा है कि अभी फिर मिस्टर ओलंपिया में सेकंड या थर्ड आ सकते हैं, ज़रा सा बस मसल पुट ऑन कर ले। इस लेवल की फ्रेशनेस है इस बॉडी के अंदर, मसल की क्वालिटी दिख जाती है ना। इस बार मैं सच बता रहा हूँ, डेरेक लैंसफोर्ड की मसल क्वालिटी हल्की सी ना लग रहा है कि जैसे डाउन हो गई हो। मैं आगे बात करूंगा, बट विलियम बोनैक तो क्या दिख रहे हैं। साइड चेस्ट करते हुए भी आप चेस्ट में फाइबर्स देख सकते हो। ये एथलीट बड़ा हो जाए, ये एथलीट बहुत कुछ कर सकता है। आगे बात करेंगे विलियम बोनैक की अभी इसी वाली वीडियो में। और अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली बात आ जाती है हमारे रेनिंग डिफेंडिंग मिस्टर ओलंपिया चैंप डेरेक लैंसफोर्ड की। डेरेक भी उतर करके आए स्टेज पे, पर इस खराब प्रिंट के चलते उनकी फिजिक भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रही थी। पता ही नहीं लग रहा था कि डेरेक की फिजिक में ऐसा क्या है जो इन एथलीट से ज़्यादा ऊपर दिख रहे। और मैं दिल से एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों, डेरेक लैंसफोर्ड से मैं जितने भी अभी तक पहले एथलीट्स देखे ना, सबसे कम इम्प्रेस हुआ हूँ डेरेक लैंसफोर्ड की फिजिक से। एज अ फैन बात कर रहा हूँ, कोई एक्सपर्ट यहाँ पर कोई नहीं है, एक्सपर्ट वहीं पर ही बैठे हुए हैं ओलंपिया स्टेज पे, लेकिन एज अ फैन में मुझे डेरेक लैंसफोर्ड की फिजिक से एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग से तो कुछ नहीं पता लग रहा था, लेकिन जब फोटोज देखी तो पता लगा कि हाँ वो डिसअपॉइंटमेंट ठीक थी, क्योंकि इनके लेग्स को देख करके मुझे पहले एकदम से जो फर्स्ट इंप्रेशन गया वो गया कि इनके लेग्स शायद छोटे हो गए हैं। एक लेग इनका छोटा लग रहा था, पिछले साल लेग्स ज़्यादा बड़े थे, इस बार के लेग्स इनके थोड़े से मुझे कम लगे साइज़ में। क्वाड्स में वो सेपरेशन उतना नहीं दिखा, और फोटोज़ की माने तो ये बात देख सकते हो, आपको भी अगर पता लग रहा हो ये फ़र्क। अब यहाँ पर फॉर श्योर हम ये देख सकते हैं कि डेरेक एकदम पॉइंट पे आए हैं, कंडीशनिंग है, लेग्स के अंदर स्वीप्स से आपको कंडीशनिंग पता लगेगी। साइड चेस्ट जब कर रहे हैं तो चेस्ट में इस बार वो फाइबर्स दिख रहे हैं जो पिछले साल नहीं दिखे थे। तो डेरेक की फिजिक इंप्रूव हुई है। देखो डिसअपॉइंटमेंट मतलब उसको नेगेटिव वे में मत लो, मैं सिर्फ लेग्स के ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे।
यहाँ पर लेकिन इनकी फिजिक में आपको दिखेगा साइज ऐड हुआ है, शोल्डर्स जो दोनों शोल्डर्स हैं वो भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और ओवरऑल बॉडी बहुत जगह पर मसल मैच्योरिटी पकड़ती हुई दिख रही है। साइड ट्राइसेप जैसे करते हैं फिलहीथ की तरह थोड़ा सा, तो इसमें आप देखो इनके आईटी बैंड्स क्लियरली दिख रहे हैं, तो पता चल जाएगा एथलीट कंडीशनिंग में तो है। लेकिन लोअर एब्डोमेन इनका कंट्रोल में नहीं था, साइड ट्राइसेप प्रॉपरली हिट जब ये कर रहे थे, और फ्रंट लैट स्प्रेड बिल्कुल भी ठीक तरीके से ये हिट नहीं कर पाते, अच्छे नहीं लगते हैं, बस सच बात तो ये है। बैक डबल बाइसेप डेरेक लैंसफोर्ड का फ्रीकिंग है, फ्रीकिंग पोज है, इतना तगड़ा पोज तो भाई नहीं हो सकता किसी का। और ऐसा शायद हो सकता है कि डेरेक की वेस्ट इस साल हल्की सी ब्लॉक ही हो गई है, बिकॉज साइज काफ़ी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं अपने फ्रेम पे। हर एक एथलीट की बॉडी में एक पॉइंट आता है जब वो अपने फ्रेम से आउटग्रो करने लगता है, और आउटग्रो करने की प्रॉब्लम यही होती है कि वो स्वीट स्पॉट क्रॉस हो जाता है और आपकी वेस्ट फैलने लगती है। इस साल डेरेक की बैक बहुत बड़ी होती हुई हमें दिखी, पर कहीं ना कहीं वो वेस्ट हल्की सी ब्लॉक की हुई, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि वो क्रेजी वीटे पर नहीं आ रही जैसे कि हमने इनको देखा था सोशल मीडिया पे। बैक लैट स्प्रेड करते हुए डेरेक के लैट्स बहुत बड़े हैं, पर थोड़ा सा नीचे से भी बड़े हुए हैं, ये देखो अगर आपको ध्यान से पता लगता हो। हाँ, वहीं ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स एकदम कसे हुए हैं और बॉडी बहुत ज़बरदस्त फाइबर्स पकड़ रही है। बैक लैट स्प्रेड इनका बहुत कमाल का है, कोई इनको बैक में तो नहीं हरा सकता, ये तो दिख रहा है। तो ये थे सारे के सारे एथलीट्स। अब तक दोस्तों ऐसा लगने लग गया था कि जब फर्स्ट कॉल आउट होगा ना और स्टीव वाइनबर्गर बुलाएंगे 6 लोगों को, तो इस फर्स्ट कॉल आउट में ना 6 नहीं बल्कि 9 लोग आने चाहिए। पहले कॉल आउट में 6 की जगह 9 को बुला लेना चाहिए, इतना तो कॉम्पैक्ट था ये लाइनअप। मैंने पहले भी आपसे बोला था प्रिडिक्शन करते वक्त, जैसे रेल का डब्बा नहीं होता कि सीट्स बैठने के लिए बची ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी कॉम्पैक्टनेस इस साल के ओलंपिया में होने वाली है, और एक्चुअली में वो होते हुए हम लोग देख रहे हैं। इतना अच्छे आए हैं सब लोग, ये नहीं समझ आ रहा टॉप 6 में सेलेक्ट किसको करे। जजेस दोस्तों इस हद तक कंफ्यूज हो गए, इस बार उन्होंने फर्स्ट कॉल आउट पता है कितने एथलीट्स का करवाया? टॉप 7 का। उन्होंने कहा टॉप 6 हम हर साल कराते हैं, पर सारे ही इतने अच्छे लग रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं टॉप 7 को ले लेते हैं। जबकि फिलहीथ ने थोड़ी देर पहले कमेंट्री में बोला था कि स्टीव वाइनबर्गर नहीं बुलाएंगे 7 या 8 एथलीट्स को, 7 को तो बिल्कुल ही नहीं बुला सकते। खुद फिलहीथ ने ये वाली बात बोली जो खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, बट स्टीव वाइनबर्गर ने बोला नहीं 7 लोग आएंगे इस बार 6 लोगों की जगह। वो जो चौकोर बक्से बने होते हैं ना, इस बार ना इन्होंने हर जगह चौकोर बक्से बना दिए 6 के 6, ताकि एथलीट्स उसके अंदर खड़े रहें, क्योंकि जजेस ने बोला आप बक्सों को क्रॉस नहीं कर सकते, आप लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं तो आप पे फाइन लगेगा और आपको हम लोग पीछे भेज देंगे। अब एथलीट्स इन्होंने चुने 7, बक्से बने हुए हैं 6, तो इन बेचारों ने 6 बक्सों पे 7 एथलीट्स को खड़ा करवाया। अब यहाँ पे मार्टिन फिट्जवाटर हो गए कंफ्यूज, क्योंकि वो आए हैं फर्स्ट कॉल आउट में। सोचो अपने ओलंपिया डेब्यू में ये एथलीट फर्स्ट कॉल आउट में अपनी जगह बना लेता है 7 लोगों के बीच, पर ये नहीं पता जगह बनाऊँ कहाँ पे, खड़ा कहाँ हूँ मैं, वो वापस चल दिए। तो उनको वापस बुलाया गया कि नहीं आओ सामने आओ, बक्से के बिना ही खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से हुआ। फिर जजेस ना इनका नाम भी गलत गलत बोल रहे थे, जैसे कि सैमसन को एंड्रयू जैक्ट बोल दिया। तो ऐसा हुआ दोस्तों इस साल। यहाँ पर मैं नाम लेता हूँ फर्स्ट कॉल आउट में कौन कौन आया। हार्डी, राफेल, सैमसन दौदा, एंड्रयू, डेरेक, हंटर और मार्टिन। तो 7 लोग ऐसे हुए और इनका कॉल आउट चलता चला गया। अब मैं ना यहाँ पर जजिंग नहीं कर रहा कि कौन कैसा दिख रहा था, क्योंकि बहुत खराब प्रिंट है और जजिंग मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। जो ये फर्स्ट कॉल आउट होता है ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि शो पूरा किस तरीके से गया। फर्स्ट कॉल आउट में ये सारे एथलीट्स थे, उसके बाद जो सेकंड कॉल आउट हुआ ना, उसके अंदर ब्रैंडन करी, विलियम बोनैक, ये लोग एथलीट्स आए। तो आप ये समझ के चलो जब टॉप 7 में ब्रैंडन करी सेलेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 8th पे आएंगे और विलियम बोनैक कहीं ना कहीं 9th पे जाएंगे। और ऐसा लग रहा था, अचानक से नहीं हो गया, ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट लाइनअप है इस बार का, इतने तगड़े तगड़े नए नए टैलेंट्स आ गए हैं। तो टॉप 7 से ब्रैंडन करी इस बार बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं एक बड़े कॉल आउट की तरफ, जिससे हमें ये समझ आएगा कि फाइनली जजेस ने किसको सेलेक्ट करा। तो ये बड़ा कॉल आउट उससे एक पहले का होता है। यहाँ पर जजेस सेलेक्ट करते हैं राफेल को, हंटर को, मार्टिन, एंड्रयू और विलियम बोनैक को। अब यहाँ पे पता है क्या बात हुई, अभी तक लग रहा था कि ब्रैंडन करी 8th पे आ जाएंगे और 9th पे कहीं ना कहीं विलियम बोनैक शायद आने चाहिए। इस कॉल आउट ने सारी चीज़ें हिला के रख दी। यहाँ पर ये दिख रहा है अब कि इन लोगों के साथ तो विलियम बोनैक खड़े हो गए, इसका मतलब विलियम बोनैक ब्रैंडन करी से ऊपर चलेगा, क्योंकि ब्रैंडन करी को यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए था इस कॉल आउट के अंदर, ना कि विलियम को। बट विलियम सेलेक्ट हुए, इसका मतलब विलियम ब्रैंडन से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। और ये बात तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई दी, विलियम किस कंडीशनिंग में आए हैं और ब्रैंडन किस कंडीशनिंग में आए हैं, सब दिखाया आपको इससे पहले। तो विलियम बोनैक इतने डेंजरस हैं, इसीलिए यहाँ पर आप इन सारे एथलीट्स को देख रहे हो। इससे ये क्लियर हो जाता है कि टॉप 3 में कौन आएंगे। तो इसलिए मैंने बोला ना, ये टॉप 3 से पहले वाला एक कॉल आउट हो गया, एकदम फाइनल कॉल आउट से पहले वाला कॉल आउट इसे कहते हैं। इससे हमें फाइनल कॉल आउट समझ आ जाता है, जिसके अंदर सेलेक्ट होते हैं फिर से पिछले साल की तरह हार्डी, सैमसन,
डेरिक। और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। फाइनल कॉल आउट ही होगा सब कुछ, क्योंकि यही है जो हम देखना चाहते हैं सारे फैंस के, कल कौन बनेगा इन तीनों में से मिस्टर ओलंपिया, जजेस ने आखिरकार इन तीनों के साथ करा क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में करता हूं जो बहुत ही जल्द लाने वाला हूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी प्री जजिंग, ये थे सारे के सारे कॉल आउट्स, आपको एंड तक का भी मैंने कॉल आउट बताया, कंप्लीट प्री जजिंग का एक मैंने आपको ब्यौरा दिया। तो यहीं पे खत्म होती है प्री जजिंग 2024 मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की। चलो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं।